अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए जाने माने नेता और प्राण समान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए। तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पादयात्रा तेलंगाना आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पादयात्रा आए महाराष्ट्र में, इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो में 2 प्रदेश में सरकार है। अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई, हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर, लोकसभा में कूद कर लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है सकता है बोल के एक दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी, कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका, फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है। नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार, बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है। भाई, डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए, शेड को चले गए। इस बार दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानी के बारे में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी जो आवाज उठाएंगे और प्रधानी का भी इंजन खराब होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने वाले हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी प्यारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले 100 दिन अपने लिए बहुत कीमती है। ये 100 दिन घर में बोल दो, माँ को बोल दो, बहन को बोल दो, परिवार में बोल दो, हम परिवार से छुट्टी ले रहे, देश के लिए काम करने के लिए, कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए 100 दिन
हम लोग देश के लिए देने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए 100 दिन हम कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। ये बात परिवार से कह दो। कहने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो वाले सब लोग हाथ उठाने के लिए मैं कहता हूं। सब लोग जो भी 100 दिन इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, सब लोग हाथ उठाना है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद रेवंत रेड्डी जी। अब आमंत्रित करते हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिव कुमार, वे आए और अपने विचार रखें। नमस्कार। बोलो भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। Sorry, I don't know Hindi. You have to excuse me. All the leaders who are on the dais, my colleagues, all the party leaders who have come from different parts of the country, my media friends, ladies and gentlemen. It is a great this forum on this historic event. We all are celebrating 138th year of our Congress party. Congress party history is country history. Congress strength is country history. Only the Congress party could keep the country united. And the Gandhi family always kept the... Today, Mr. Mallikarjun Kharge ji, who was a block president of Gulbarga, is the president of the AICC. This is the democratic strength of the Congress party. Any worker of a Congress can reach. It shows the broad-minded and the democratic process of the Congress party. Today, myself, Revan ji, and all from the south, lot of legislators, MLAs, we have come to seek your blessings. With all your blessings, support and wishes, we could form a government in Karnataka and Telangana. We have closed the doors of BJP in the southern India. My friends from Tamil Nadu, Kerala and other parts also have been working hard, and the entire south has been blocked to the BJP. And we are looking forward with all of you to see that India should win. The entire India was being formed in Bangalore. India name was being given in Bangalore. We have a confidence that you all will work together. You need not worry. In politics, nothing is impossible. Though we may have lost 3 elections in northern India, but still the country is having hopes, and they're looking for a change, for a betterment of the country. So let us all join together and save India, save Congress Party. जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। सब लोग अपनी जगह पर खड़ा होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे ध्वजवंदन की प्रक्रिया करने वाले। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई जी से अनुरोध करता हूं कि ध्वजारोहण के लिए वे संचालन करें। लालजी देसाई। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ सभा का सावधान। हेलो, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्ल
कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सलामियां जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान नहीं सकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रणय पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। सभी सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। आजाद हिंद जिंदाबाद कौमी नारा वंदे मातरम। विश्राम। अपनी जगह पे बैठ जाइएगा। सेवा दल के साथियों के लिए सावधान। लाइन तोड़। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि आपले नेते राहुल गांधीजी आता मंचकावरती येत आहे। प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, विधिमंडळाचे काँग्रेसचे नेते आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे संघटन महामंत्री आणि महाराष्ट्राचे प्रभारी यांच्या सोबत खरगे साहेब राहुल गांधीजी मंचकावरती येत आहे। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की टाळ्याच्या जबरदस्त गजरामध्ये खरगेजी आणि राहुल गांधीजींचं इथे स्वागत करावं। झूठ मूठ की बात बताकर देश में ये छा गए और अपने वतन की लाज बचाने कांग्रेस वाले आ गए। अपने वतन की लाज बचाने कांग्रेस वाले आ गए। झूठ मूठ की बात बताकर
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी का यहाँ पर नागपुर के इस महारैली में स्वागत करते हुए हमें दिल की गहराइयों से खुशी होती है। ये तिरंगा जो बड़े शान से यहाँ पर लहरा रहा है, ये कांग्रेस का तिरंगा, ये वही है जहाँ पर स्वाधीनता के आंदोलन में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं ने लाठी गोलियां खाकर इस तिरंगे को बड़े शान से लहराने का काम किया। आज हमारे स्थापना दिवस पर खड़गे जी ने इसका यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। ये घड़ी नागपुर के लिए एक बहुत ऐतिहासिक इस तरह की घड़ी है। मैं अभी आग्रह करता हूँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, वे आए और यहाँ पर स्वागत पर भाषण दे। नाना पटोले। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी नेता सोनिया जी, हमारे नेता राहुल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा के इस भूमि पर कांग्रेस का स्थापना दिन मनाने का जो निर्णय उन्होंने किया, उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ही शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और इस महाराष्ट्र के नागपुर के भूमि में जो हमारे 138 साल के पहले अंग्रेजों के तानाशाह विचारधारा के समाप्त करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ऐसे ही एक तानाशाह प्रवृत्ति आज लोकतंत्र में जो पैदा हुई है, उसका भी खात्मा करने का विचार इसी भूमि से, देश के मध्यवर्ती भाग से पूरे देश में जाने का संदेश ये भूमि से होने वाला है। और इसलिए मैं हमारे नेताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप तालियां बजा के पहले नेताओं का हमारे स्वागत किया। मैं यहां पर उपस्थित हुए हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, CWC के सभी हमारे नेतागण, हर राज्यों से आए हुए PCC अध्यक्ष, CLP नेता, विधायक, सांसद, मैं सबका तहे दिल से इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर, जिस भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इतिहास रचा, बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि रही, धम्म चक्र परिवर्तन का आगाज इसी भूमि से किया। ताजुद्दीन बाबा जो हमें एकता का संदेश देते हैं, हिंदू मुस्लिम सब उस दरबार में जाते हैं। ऐसे भूमि पर मैं सबसे पहले आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बड़े पैमाने से यहां पर मेरी माता बहना, मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी यहां पे आप उपस्थित हुए, आपको भी धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार भाइयों को भी मैं स्वागत करता हूं। मराठीत बोलतो म्हणजे काय, आमच्या भाषेतलं ते बरोबर होईल।
आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की 1920 मध्ये महात्मा गांधीजींनी त्यावेळच्या तानाशाह इंग्रज सरकारच्या विरोधात त्याच भूमीतून असहकार आंदोलनाची सुरुवात केली, त्याचा ठराव पारित केला आणि एका तानाशाह प्रवृत्तीला एक चॅलेंज याच भूमीमधून झालं आणि संपूर्ण देशामध्ये महात्मा गांधींच्या नेतृत्वामध्ये इंग्रजाची तानाशाह प्रवृत्तीला संपवण्याचा आगाज या जमिनीतून झाला. त्याचा परिणाम 150 वर्ष या देशावर ज्या इंग्रजांनी आपली हुकुमशाही दाखवली, तानाशाही दाखवली, त्यांना याच भूमीतून महात्मा गांधींनी त्या काळामध्ये चलेजावचा जी भूमिका होती तिची प्रारूप याच भूमीतून तयार झालं आणि इंग्रजाला या देशातून सोडून जावं लागलं. आपल्या लक्षात असेल की आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधी यांनाही सुद्धा याच भूमीमधून त्यांना काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवण्याचाही सुद्धा ठराव याच नागपूरच्या भूमीमध्ये झाला. इंदिराजी आमच्या सगळ्यांच्या आई आजही देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात गेलो, महाराष्ट्राच्या कुठल्या कानाकोपऱ्यात गेलो तर आमच्या काँग्रेसची ओळखच इंदिरा गांधी आहे. आणि इंदिराजींनी देशाचं प्रधानमंत्री झाल्यानंतर या देशामध्ये हरित क्रांती आणली, श्वेत क्रांती आणली, परमाणु तयार केलं आणि देशाला जगाच्या पाठीवर महासत्ताक बनवण्याचा निर्णय इंदिराजींनी त्या काळात केला. त्याच्यानंतर आणीबाणीच्या नंतरची जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यानंतर याच भूमीमध्ये इंदिराजींनी सभा घेतली आणि आपल्यासारख्या प्रचंड सहभाग त्यामध्ये इंदिराजींना मिळाला. विदर्भातल्या 11 लोकसभा जागा तर त्या काळात आपण निवडून आणल्याच, पण संपूर्ण देशामध्ये त्याचा संदेश गेला आणि पुन्हा इंदिराजी बहुमतानं सत्तेमध्ये आली, त्या याच नागपूरच्या भूमीच्या माध्यमातून आली. आणि म्हणून हा मध्यवर्ती भारताचा भाग असल्यामुळे आज ही सभा या ठिकाणी या देशामध्ये आमचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, राहुलजी गांधी यांचा संदेश पूर्ण देशाला जावा आणि आपलं स्लोगन याच्यामध्ये आहे की है तैयार हम. एक तानाशाह प्रवृत्तीला या देशातून सत्तेच्या बाहेर काढण्यासाठी है तैयार हम. आमच्या शेतकऱ्याला संपवण्याचं पाप भाजपचं केंद्रातलं सरकार करते आहे. शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी है तैयार हम. आमच्या देशातल्या युवकांना कायम बेरोजगार करून त्यांचं आयुष्य बर्बाद करण्याचं काम जे भाजपच्या नीतीमुळे चाललं, त्या सगळ्या तरुण तरुणींना न्याय देण्यासाठी है तैयार हम. कामगारांना संपवण्याचं पाप केंद्रातल्या भाजपच्या आणि भाजपप्रणित राज्यामध्ये सुरू झालं. कामगाराला न्याय देण्यासाठी है तैयार हम. अशा विविध व्यवस्थेच्या माध्यमातून आणि जी लोकशाही आणि देशाचं संविधान संपवण्याचं काम भाजपच्या प्रवृत्तीमुळे देशात सुरू झालं, या देशाचं संविधान, या देशाचं लोकशाही, या देशाचा तिरंगा वाचवण्याचं काम काँग्रेस पक्ष करेल. है तैयार हम असा हा संदेश या ठिकाणातून आपले नेते या ठिकाणी देणार आहेत. मी जास्त वेळ या ठिकाणी आपलं आणि आपल्या नेत्यांच्या याच्यातून मी घेणार नाही. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांना सांगतो की इंदिराजींनी त्या काळामध्ये याच विदर्भाच्या जनतेला आवाज दिला आणि पूर्ण विदर्भातली जनता त्या काळामध्ये 11च्या 11 खासदार लोकसभेच्या या निवडून इथून पाठवलेत. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याचा वातावरण गेलं, पूर्ण देशात गेलं. तसंच
इंदिराजीचे नातू या ठिकाणी आपल्याला जे देश तोडणारी लोक आहेत, आपसामध्ये तणाव निर्माण करणारी लोक आहेत, आपसामध्ये लोकांचं भांडण, जात धर्म याच्यामध्ये भांडण लावणाऱ्या जी व्यवस्था सत्तेमध्ये आहे, त्या सत्तेच्या विरोधात मोहब्बतचा संदेश घेऊन, मोहब्बत की दुकान घेऊन आज इंदिराजीचे नातू राहुल गांधीजी इथं आलेले आहेत आणि त्यांनाही आपल्याला इंदिराजी सारखा साथ द्यायची आहे हे आव्हान मी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्याला करतोय. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. धन्यवाद नाना पटोले जी. 1920 साली नागपूरला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं महाअधिवेशन घेण्यात आलं होतं आणि त्या अधिवेशनामध्ये महात्मा गांधीजींनी टिळक स्वराज फंड असा फंड सुरू केला की स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये त्या फंडच्या माध्यमातून आम्ही इंग्रजांच्या विरोधातील लढाई मजबूतीने लढू. त्याच टिळक स्वराज फंडच्या धर्तीवरती 10 दिवस अगोदर नव्याने एक फंड सर्वसामान्य लोकांकडून गोळा करण्याच्या दृष्टिकोनातून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने सुरू केलं आणि या फंडमध्ये देणगी देणारे 10 दिवसामध्ये जवळपास 2 लाख लोकांनी देशभरातून देणगी दिली. आज या प्रांगणामध्ये देखील, या मैदानात अनेकांनी, शेकडो लोकांनी काँग्रेस पक्षाला देणगी दिली आणि जो लकी ड्रॉ काढला त्या 3 लोकांची नावं ज्यांची या ड्रॉ मध्ये निघाली त्यांची मी नावं घेईन आणि त्यांना खरगे साहेब आणि राहुलजी प्रमाणपत्र देतील. मी आता पहिल्या त्या व्यक्तीला बोलवतो ज्यांनी देणगी दिली. पूजा देशमुख या नागपूरच्या अयोध्या नगरीतून आहे. मी खरगे साहेबांना विनंती करतो की त्यांना देणगीचं प्रमाणपत्र त्यांना द्यावं. आता मी आमंत्रित करतो प्रमोद खोब्रागडे. प्रमोद खोब्रागडे कामठीहून आहे. त्यांनी यावं आणि राहुल गांधीजींकडून आपलं प्रमाणपत्र घ्यावं. प्रमोद खोब्रागडे. आता मी आमंत्रित करतो रेखा बाराहते. या सोनेगावहून आहे. या देखील राहुलजींकडून आपल्या देणगीचं प्रमाणपत्र घेतील. रेखा बाराहते, प्रमोद खोब्रागडे, पूजा देशमुख आणि असंख्य देणगी देणाऱ्यांचं मी काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून खूप खूप आभार मानतो. आता मी आमंत्रित करणार आहे आमचे नेते ज्यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद मजबूतीने सांभाळलं, देशभरामध्ये ज्यांनी कन्याकुमारी पासून तर काश्मीर पर्यंत 4000 किलोमीटरची पदयात्रा काढली. अभूतपूर्व अशा प्रकारची पदयात्रा देश तोडणाऱ्यांच्या विरोधात देश कसा मजबूत करता येईल असा प्रयत्न घेऊन जे राहुल गांधीजी निघाले आणि आता थोड्याच दिवसात जे मणिपूर पासून तर मुंबईपर्यंत 6200 किलोमीटरची यात्रा काढतील. मी राहुल गांधीजींना विनंती करतो की त्यांनी यावं आणि आपले विचार मांडावे. राहुलजींनंतर काँग्रेस अध्यक्ष खरगे साहेब बोलतील आणि नंतर आभार प्रदर्शनानंतर कार्यक्रमाचं समापन होईल. राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार रखें. मल्लिकार्जुन खड़गे जी
केसी वेणुगोपाल जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, थोराट जी, विजय वडेट्टीवार जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखविंदर सुक्खू जी, सतेज बंटी पाटिल जी, स्टेज पे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के युवा प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अंबेडकर जी की कर्मभूमि में आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और आज हम नागपुर में आपसे बात करने, आपसे मिलने आए हैं। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता।
मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में। मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था। एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। सही है ना? हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो
आवाज है, उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। यह भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, राजाओं का गन सलूट होता था, किसी को 19 तोपों का सलूट होता था, किसी को 21 तोपों का सलूट होता था। अगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, 1 सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। तो सारे के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। और राजा जो भी करना चाहता था करता था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे। यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया और यह हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो। हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। यह कांग्रेस पार्टी ने किया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर जी ने सालों संघर्ष किया। यह कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, सबने मिलकर दिया है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे,
वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। पार्टनरशिप थी। राजाओं महाराजाओं की अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां 60-70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है। यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में।
सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की। हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की। हरी क्रांति देश के किसानों ने की। किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया। कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और हिंदुस्तान के युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है। आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यह सच्चाई है। भाइयों और बहनों सुनिए, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। एक 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी। रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है।
इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। और पूरा का पूरा फायदा, देश का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस के अफसर हैं, पूरे बजट को बांटते हैं। पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। ओबीसी की कम से कम 50% आबादी है, दलितों की 15% आबादी है, आदिवासियों की तकरीबन 12% आबादी है। नब्बे अफसर में से 3 ओबीसी हैं। कैसी ओबीसी सरकार चल रही है? उनको कोने में बैठा देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा देते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, 100-200 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो इनमें कौन सा ओबीसी है, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में दिखा दो। आबादी आपकी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 12%। और भागीदारी आपकी कहीं भी नहीं। टॉप कंपनीज का नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में ओबीसी कहां बैठा हुआ है, दलित कहां बैठा है, आदिवासी कहां बैठा है। और ये सिर्फ मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, हर फील्ड में यह हालत है। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान